सक्सेस स्टोरी तो हर कोई शेयर करता है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने फेलियर स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, अपनी वो जर्नी जिसमें मैंने 50 प्लस एग्ज़ाम्स दिए, अलग अलग फील्ड के दिए, और लगभग हर हर एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हुआ। अब वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि अभी आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट गया है, उसमें बहुत से लोग डिप्रेस थे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर उनको नेगेटिव थॉट्स आते रहे, वो अपना हार्ट आउट करके टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे शेयर करते रहें। तो बस ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि उनको थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए कि लाइफ में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनने इतने इतने एग्ज़ाम दे के उनका क्लियर नहीं हुआ। और ऐसा नहीं होता कि क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि वो लोग को आता नहीं है, उनका दिमाग कम है। लेकिन दिमाग रहता है सब में, लेकिन कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती, कभी कभी लाइफ में कुछ और होना रहता है कभी कभी। सो मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम IIT JEE। 12th मेरा क्लियर हुआ था 2011 में, और मैंने सोचा था कि मैं IIT की प्रिपरेशन करता हूँ, और मैंने उसके लिए एक कोचिंग ज्वाइन की हमारे शहर में। तो क्रैश कोर्स, एज अ क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं, ये चेक करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्रैश कोर्स में ही पता चल गया कि IIT JEE इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सो मेरा जो 12th में सब्जेक्ट था वो मैथ्स था। वहाँ पे फेल हुआ फर्स्ट टाइम। मैं IIT नहीं क्लियर हुआ, उस समय AIEEE भी चलता था NITs में एडमिशन के लिए। तो फाइनली AIEEE में भी मेरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है इंजीनियरिंग फील्ड में, मैंने वो दी, और उसमें थोड़े बहुत मार्क्स आए, लेकिन इतने भी मार्क्स नहीं आए कि मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल पाए। तो मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया, और मैंने ये सोचा कि मैं अपना 1 साल ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ूँ। फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन में 2 बार मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, वहाँ पे एडमिट हुआ किसी कारण से, डेंगू वगैरह, और इसके कारण से लगभग 15 डेज़ में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिट हुआ। जब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिट था, जब मैंने सोचा था कि मैं गेट की प्रिपरेशन करूँगा, जो इंजीनियरिंग फील्ड में होती है, मास्टर डिग्री या PSUs में जॉब के लिए, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगा। लेकिन बीमार पड़ने के कारण, हॉस्पिटलाइज होने के कारण, माय फादर सेड कि नहीं, आपको आप ड्रॉप ले लेना है 1 साल, आप अभी प्रिपरेशन ना करें। सो आई थॉट, मैंने कोचिंग ज्वाइन करने की सोची थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया, यही हॉस्पिटलाइजेशन और बीमारी के कारण, बीमारी के चलते। इतनी खासी बीमारी नहीं थी, मतलब डेंगू ही हुआ था, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी। बट फिर भी मेरा थोड़ा सा वेट और ये कम था उस समय, तो इस वजह से नहीं की। फिर उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, और जब मैंने सोचा कि मैं गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, तो गेट मैंने 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और मैंने 2016 में गेट का एग्ज़ाम दिया था, 1 साल ड्रॉप देके। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं होगा, नहीं होगा। ये नेगेटिविटी आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर थी कि मेरा नहीं होगा। और इसी कारण क्या हुआ, 2016 में जब रिज़ल्ट आया, फ़ेब में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, और रिज़ल्ट आया जब अप्रैल या मई में, 1 महीने 1.5 महीने बाद, तो मेरा जस्ट क्वालिफाई हुआ था, ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। और PSUs में और या IIT में एडमिशन के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, लगभग 80%। और जनरल कैटेगरी में रहता तो और ज़्यादा, मतलब 80% के समथिंग, 80 मार्क्स के ऊपर 100 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें 80 प्लस लाना पड़ता था, और पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। 2016 से 17 और 18 तक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड। लाइक मैंने गेट दिया, BRC जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके एग्ज़ाम्स दिए, ठीक है। प्लस बैंकिंग के भी कुछ एग्ज़ाम्स मैंने देना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे SBI क्लर्क हुआ, IBPS के हुए। तो 2016 से ही मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया था। अब आप ये कह सकते हैं कि या तो मेरा एम नहीं था, या मेरा जो भी मेरे में कमी थी वो थी। 2018 में क्या हुआ कि फिर से मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम, डिप्रेशन टाइप आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ना तो जॉब थी ना कुछ था, तो हो सकता है कि मुझे डिप्रेशन हो। तो मुझे चक्कर आने लगे, एक दिन मुझे चक्कर आने लगे, और मतलब अजीब सा फील होने लगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कुछ
टेस्ट वगैरह कराए थे, और टेस्ट कराने के बाद उसमें पता चला कि कुछ इन्फेक्शन है सिर्फ। फिर जब उनकी मेडिसिन्स वगैरह ली, और मेडिसिन लेने के बाद फिर से जब चेकअप के लिए गया, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे पता क्या चला, मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, क्योंकि उसके बाद भी मेरी वो प्रॉब्लम गई नहीं थी। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, तो क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो क्लियरली उन्होंने बोल दिया था। जब मैं घर आया तो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी थी। जब मैं घर आया तो मैंने फिर सोचा कि यार मैं तो नहीं जा सकता डिप्रेशन में, मेरा कारण क्या है। मैंने उस कारण को ढूंढा कि डिप्रेशन में जाने का कारण क्या है। डिप्रेशन हम लोग सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम्स की वजह से आता है, जॉब की वजह से आता है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी नेगेटिविटी की वजह से आता है। तो ये कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ को। हाँ, उसका क्योर कर सकते हैं हम, लेकिन हम रोक नहीं सकते आने से। कई लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि ये डिप्रेशन में चले गया, या किसी हंसते हैं कि यार ये डिप्रेशन में चले गया। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो जब 2018 फ़ैब या मार्च में जब इस तरीके का मेरे साथ हुआ था सीन, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि डिप्रेशन मेरा क्यों आ रहा है, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं जॉब ज्वाइन करता हूँ। मैंने एक मेरे फ्रेंड से बात की, और वो जॉब करता था, ऑलरेडी जॉब करता था, उसकी हेल्प ली जॉब करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास जॉब नहीं है, और इस कारण से मुझे हो सकता है कि डिप्रेशन हो रहा। और मेरा अंदाज़ा भी सही निकला, क्योंकि मैंने जैसे ही जॉब ज्वाइन की तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा, और मतलब डिप्रेशन से बाहर आ गया। मेरी सैलरी ठीक ठाक थी। और फिर आगे जब मैंने 2018 में जॉब ज्वाइन की, उसके 2 साल बाद मुझे ऐसा लगने लगा ड्यूरिंग जॉब कि मैं इस चीज़ के लिए तो नहीं बना हूँ, मुझे ये तो नहीं करना था। मैंने 2016 से बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जब मैंने गेट क्वालिफाई किया उसके बाद से। क्योंकि गेट क्वालिफाई होने के बाद मैंने ये सोचा कि पीएसयू में एडमिशन तो नहीं होगा, आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा, गेट का 1 साल और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता था कि मैं गेट क्वालिफाई टेक्निकल के लिए बना था। इसीलिए मैंने फिर गेट को छोड़ा और बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। वाई बैंकिंग ही क्यों? क्योंकि बैंकिंग का प्रोसेस स्मूथ था, जल्दी था, और जल्दी जॉब मिल जाती है, जल्दी रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। साथ ही साथ एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स में दिया करता था, प्रिपरेशन भी करता था, इतना समय मिलता था। पर अनफॉर्चुनेटली दोनों में नहीं हुआ मेरा। 2018 तक तो दोनों में नहीं हुआ था। बैंकिंग मेरा एक कोर था कि हाँ ये वाले करना ही है, बट एसएससी के एग्ज़ाम्स भी दिए, उसके बाद टेक्निकल एग्ज़ाम्स भी दिए, क्योंकि पढ़ा हुआ तो ऑलरेडी था ही गेट का। फिर उसके बाद जब नहीं हुआ 2018 में जॉब ज्वाइन की। जॉब में भी मैं फिर यही सोचता था कि यार ये इसके लिए तो मैं नहीं बना हूँ, ये काम करने के लिए। जॉब मेरी अच्छी थी, एमएनसी कंपनी में मेरी जॉब थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी, सर्वाइवल के लिए ठीक थी। सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट सर्वाइवल के लिए ठीक थी। अब 2019 में 20 में मैंने प्रिपरेशन जारी रखी थी बैंक की। ऑफिस से आता था, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाती थी, कर लेता था, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स देता था। मेरा हर एग्ज़ाम में आरआरबी प्री क्वालिफाई हुआ, आरआरबी प्री क्वालिफाई हुआ, आईबीपीएस प्री, एसबीआई प्री मेरे क्वालिफाई होते थे। मेंस के कुछ एग्ज़ाम्स के प्री क्वालिफाई नहीं होते थे स्टार्टिंग में, फिर वो भी क्लियर होना चालू हो गए। फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। बहुत से लोग रिलेट कर रहे होंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे। फिर एक एज भी हो रही थी, एज भी 25-26 के समथिंग हो गया था मैं, 25 के समथिंग हो गया था मैं। और फिर दिमाग में ये आने लगता है कि यानी इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, मन नहीं लग रहा था जॉब में, क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना दिल करे ना, उसकी सुनो। और सेकंड चीज़, अपने पेरेंट्स को कभी भी हार्म मत पहुंचाओ, दुखी मत करो, या जो भी कह सकते हैं। अपने पेरेंट्स से शेयर करो चीज़ें, सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर किया करो। तो उससे क्या, मुझे पता है कि सन और फादर का जो रिलेशन होता है वो कुछ अजीब सा होता है, जिसमें आप सब कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप शेयर कीजिए, थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, और शेयर कीजिए, क्योंकि उससे बहुत सा फ़ायदा होता है। अब मेरी यहाँ तक की जर्नी बहुत से लोग रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इंजीनियरिंग ली, फिर उसके बाद जॉब भी की, और उसके बाद फिर
छोड़ी, जॉब छोड़ी, तो आगे मैंने फिर के 2020 में जब मुझे लगा ऐसा कोरोना का समय आया, मार्च में 24 मार्च मैं घर आया हुआ था, फिर वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया हमारा भी। 2-3 महीने के बाद जब हमें वापस बुलाया तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं इस चीज़ के लिए तो नहीं बना हूँ, मुझे ये नहीं करना है। फिर मैंने जॉब छोड़ने का मन बना लिया और विदिन 6 to 7 डेज़ मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और रिलीविंग भी मांग लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके पेरेंट्स ने क्या कहा होगा, इतनी वेल सेटल जॉब थी मेरी, अच्छा सैलरी था, 3.5 लाख के समथिंग था उस समय, तो वेल सेटल जॉब थी। और आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे इनके पेरेंट्स माने होंगे या कुछ। तो किस्मत से मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैंने जब मैंने जॉब छोड़ने का मन बना लिया था, जब एक कॉल किया माय फादर को, तो पापा ने सिर्फ इतना बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और सोच लेना और जैसा ठीक लगे वैसा करना। तो बस इससे मुझे थोड़ा सा बस ये पूछा कि आगे करना क्या है, थोड़ा सा उनको बताना पड़ा कि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, इसमें हो नहीं पा रही है उस लेवल की जिस लेवल की मुझे करना चाहिए। तो फिर ठीक है, उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, सपोर्ट किया, और फिर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया 30 जुलाई को, 30 जुलाई को, और 30 या 31 जुलाई के समथिंग मैंने दिया था। और मैंने रिलीविंग मांगी थी 9 तारीख की, तो 9 तारीख को मेरे को रिलीविंग कंपनी से मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने रिलीविंग लेने के बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मुझे लगा कि मैं प्रिपरेशन अच्छे से कर सकता हूँ, और 15-20 दिन, और मेरा उस समय तक SBI क्लर्क क्लियर था, SBI मेंस हुआ नहीं था। 2020 की बात करें, कोरोना समय की, तो 2020 में SBI क्लर्क का रिज़ल्ट आ चुका था, लेकिन मेंस नहीं हुआ था। और मेंस हुआ था उसका 31 अक्टूबर को, और सिर्फ 10 दिन मेंस के दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, तो मैंने जैसे ही जॉब छोड़ी, प्रिपरेशन कर ही रहा था, कि फिर अचानक से क्या हुआ कि कोरोना ने मुझे और मेरे फादर को घेर लिया। तो उस समय बहुत डिफ़िकल्ट था, हर किसी की लाइफ में आया होगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी की लाइफ में नहीं आई, प्रॉब्लम्स नहीं होती है, नहीं आई होगी प्रॉब्लम्स। कोरोना के समय में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, तो उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे पापा को। मुझे तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, जिसके कारण मैंने RRB के एग्ज़ाम्स छोड़े, दोनों एग्ज़ाम में दे नहीं पाया था। और मैंने जब जॉब छोड़ी थी, जब मेरा टारगेट सिर्फ RRB क्लर्क था, क्योंकि मुझे घर के पास रहना था, और मेरा पर्पस था कि मैं घर के पास ज्वाइन हूँ, तो इसीलिए मैंने RRB क्लर्क सबसे लोएस्ट लेवल एग्ज़ाम को टारगेट किया था। मैंने ना तो SBI PO को टारगेट किया था, ना SBI क्लर्क को टारगेट किया था। बट कहते ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, तो बस वही हुआ कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे भी कोरोना था। और मुझे कह रहे थे कुछ लोग कि दे आ क्या होता है, बट मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि जब बाहर जाना अलाउ नहीं था और बाहर जा नहीं सकते थे, तो मैंने न जाना ही बेटर समझा, क्योंकि दूसरों को खतरे में डाल के क्या मतलब, दूसरे खतरे में आए। अगर मान लो मुझे होता, वैसे सिम्टम्स मुझे कुछ नहीं थे, बट मेरा जो रिज़ल्ट आया था टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो फिर मैंने सही नहीं समझा और मैं नहीं गया। फिर उसी समय क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, 2-3 रोज़ बाद, मेरे फादर को कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई, चक्कर आना और इस टाइप से, और अनफॉर्चुनेटली उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। और उस समय किस्मत ने भी साथ नहीं दिया था, कुछ मेडिसिन्स वगैरह उन्हें रिएक्शन कर गई थी, और उसके कारण उनका सोडियम लेवल लो हो गया था। सोडियम लेवल लो हो जाने पे थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, बंदा कुछ और ही बात करने लग जाता है। तो उनका वेट लॉस भी हो गया था, 15 to 20 केजीज़ वेट लॉस हुआ, और वो बहुत टफ़ टाइम था। हमने फिर बहुत, मतलब हॉस्पिटलाइज़ किया था, जब मैं तो जा नहीं सकता था, क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव था। तो मेरा बड़ा भाई है, वो लेके गया था, उसने सारा कुछ हॉस्पिटल में देखा करा। फिर जब उन्हें लाए, तो आप समझ सकते हैं कि 15-20 केजीज़ वेट लॉस होना, और उस समय चलने की हालत नहीं थी फादर की। और फादर को अगर आप देखेंगे मेरे, तो हट्टे-कट्टे आर्मी के जवान जैसे हैं, जो मतलब जिसने फैमिली में सब कुछ किया, फैमिली के लिए सब कुछ किया। मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी फैमिली है, फादर के 4 भाई थे, जिसमें से 2 नहीं रहे, 1 हैं और 1 फादर, और 2 सिस्टर्स, उनके बच्चे हैं। तो बिग फैमिली है, सबके लिए सब कुछ किया, बहुत कुछ किया है।
फिर जब उन्हें इस कंडीशन में देख के हर कोई अपना बच्चे थोड़े से सहम जाते हैं कि यार क्या हो गया अचानक से, रोना भी आता है, बहुत सी चीज़ें होती है। और बहुत से लोग इस दौर से गुजरे हैं, मुझे पता है। कोरोना के टाइम में बहुत से पेरेंट्स या बच्चे सब लोग इस दौर से गुजर चुके हैं। फिर क्या हुआ कि जब वो वापस आए हॉस्पिटल से, तो उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही वीक थी, चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे। तो ऐसे में पढ़ाई तो होना नामुमकिन थी, क्योंकि उन्हें देख देख के रोना भी आता था, उन्हें देख देख के थोड़ी चिंता भी होती थी बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा कभी। मुझे ऐसा लगा कि अभी जो चीज़ करना चाहिए वो ये है कि जॉब लग जाएगी, जॉब लगते रहती है, बिज़नेस कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे लाइफ में, कभी हार नहीं मानना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि हम क्या करेंगे। पढ़े लिखे थे, कुछ तो कर ही लेते, ना भी पढ़े हुए रहते तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस पेरेंट्स की ध्यान रखा। मेरे पापा मम्मी दोनों टीचर हैं, तो मम्मी के स्कूल रहता था तो मम्मी को छोड़ने जाता था, पापा जब तक पापा को भैया या भाभी कोई भी ध्यान रखता था। उसके बाद मैंने लगभग ऐसे 1 साल निकाला, जिसमें मेरे फादर थोड़े रिकवर हो गए थे, 1-1.5 महीने में थोड़े रिकवर हुए थे, थोड़ा थोड़ा चल पा रहे थे। बट उनको ये था कि नहीं, वो उनकी स्कूल जाए। वो उनको मैंने बोला कि आप मेडिकल ले लीजिए, लेकिन उन्होंने भी मेडिकल नहीं लिया। वो भी स्कूल जाना चाहते थे, क्योंकि टाइम पास नहीं होता था। वो थोड़े से स्टेबल कंडीशन में आ गए थे, बोलने लग गए थे, बाकी ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे, बस ऐसे किसी के सहारे चल सकते थे। तो मैंने सोचा है कि नहीं, इनकी इच्छा है तो इनको स्कूल ले जाना चाहिए। स्कूल में उस समय बच्चे तो नहीं आते थे, बस थोड़ा बहुत जो काम रहता था वो करना रहता था, तो वो स्कूल जाते थे, स्कूल ज़रूर जाते थे। तो मैं उन्हें लेकर जाता था उनकी स्कूल थोड़ी दूर थी, तो बाय व्हीकल में लेके जाता था उनको। वहाँ पे मैं डेली उनके साथ लगभग ये समझ लीजिए 5 से 6 घंटे रुकता था। जो भी उनका स्कूल का टाइम रहता था, उनको लेके जाता था, वहीं रुकता था उनके पास, वहीं पढ़ता था जितना पढ़ाई हो सकती थी। आप समझ सकते हैं कि स्कूल में क्या ही पढ़ाई होगी, तो वहीं पढ़ता था, वहीं लंच करता था और फिर उनको लेकर आता था। और फिर उसके बाद भी उनको शाम को वॉक कराना, उनकी दवाई वगैरह, उनको हॉस्पिटल के रीचेकअप कराना। उसके बाद 1 साल तक मैंने काफ़ी मतलब ध्यान रखा उन लोगों का। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कि मैंने ध्यान रखा, बट ये पता मतलब ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग को थोड़ा सा सीखें कि आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर मैंने वापस अपनी पढ़ाई रिज्यूम की, अच्छे से रिज्यूम की। हालांकि चल तो ज़रूर रही थी, लेकिन अच्छे से रिज्यूम की 2021 में। हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि 2021 में जब IBPS PO का रिज़ल्ट आया, प्री क्वालिफाई और मेंस क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए गया, मेरे 10+10 और 15 मार्क्स प्लस थे IBPS PO में, मेंस में। बट फिर भी इंटरव्यू मेरे, अगर मैं कैलकुलेशन किया था मैंने, तो उसके हिसाब से मेंस के मार्क्स के हिसाब से मेरे 40 मार्क्स आए थे सिर्फ इंटरव्यू में। जबकि मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक ही गया था, मतलब इतने कम मार्क्स नहीं आना चाहिए थे, बट उसके कारण मेरा नहीं हो पाया था IBPS PO में। ऐसे RRB PO मेंस, RRB क्लर्क मेंस और IBPS क्लर्क मेंस, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स दिए मैंने, तो उनमें किसी में भी नहीं हुआ था अब तक 2021 में तक। फिर 2021 में जब एग्ज़ाम्स आए तो SBI क्लर्क दिया, वो भी नहीं हुआ। आफ्टर ऑल इतनी प्रिपरेशन होने के बाद, हालांकि मैं 2016 से प्रिपरेशन तो कर ही रहा था, पढ़ तो रहा था। फिर IBPS क्लर्क में नहीं हुआ, IBPS PO फिर मेंस दिया, फिर मेंस में नहीं हुआ, फिर IBPS क्लर्क मेंस दिया जो 26 को या 24 को ऐसा कुछ था, तो वो क्लियर हो गया था मेरा IBPS क्लर्क का, मेंस क्लियर हो गया। जब 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया 2022 में, तो मैंने लगभग 5 से 6 दिन तक किसी को बताया नहीं था। इवन बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, इवन पेरेंट्स को नहीं बताया, फैमिली मेम्बर्स में किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। आप समझ सकते इतनी बड़ी खुशी रहती है, लेकिन मैं बता नहीं पाया था 5-6 दिन तक। और फिर मैंने जब पेरेंट्स को बताया भी, तो मैंने इस तरीके से बताया कि व्हाट्सएप पे मैंने अपने फादर को मैसेज कर दिया कि मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो आया था, तो अपॉइंटमेंट लेटर मैंने, जॉइनिंग लेटर मैंने नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर था, तो ऑफर लेटर मैंने पापा को व्हाट्सएप पे शेयर किया और कहा व्हाट्सएप चेक करो। जब उन्होंने शेयर किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और
जो मेरी मेहनत थी, मेरे फैमिली में जो सब कोई कहता था कि यार ये श्रवण कुमार टाइप है, या तो मैं बस यही सोचना था कि श्रवण कुमार टाइप तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स की कौन ऐसा बच्चा होगा जो पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखता होगा इस डिफ़िकल्ट टाइम में। क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने कितना ध्यान, जब मैं 2 बार एडमिट हुआ, जब बचपन में कुछ होता होगा, तो उसके बाद से एक चीज़ हुई। लेकिन 2020 के बाद जब पापा बीमार पड़े और उसके बाद जब मैं उनके साथ 24 घंटे रहा, तो यार पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं होता और फादर से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं उनके साथ एक तरीके से फ्रेंड हो चुका था। हमारा रिलेशन कुछ काफ़ी अच्छा हो चुका था। सॉरी, हो चुका नहीं था, मतलब हो चुका है अब हम रोज़ बात करते हैं, वो रोज़ शेयर करते हैं, वो भी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, स्कूल की चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं कि ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई। और मेरे फादर को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह और इन सब का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब लाइफ का होता ही है। और आफ्टर ऑल टीचर है, तो बहुत सी चीज़ें मैथ्स उन्हीं से सीखा मैंने, उन्हीं ने मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से सिखाया। तो जब रियलाइज़ किया कि यार पेरेंट्स सब कुछ होते हैं और लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है, बस उससे लड़ने का जज्बा होना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। एक समय ऐसा आया था कि मुझे भी ऐसा लगता था कि यार प्रिपरेशन छोड़ दूँ, बिज़नेस करूँ या जॉब करूँ या जो भी करूँ। 2021 में एक समय आ गया था कि अब एज हो चुकी थी 27 प्लस। तो मेरा ये इस साल का लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर जो क्लियर हुआ वो 27 एज की में अटेम्प्ट दिया था मैंने, तो वो लास्ट नहीं था, ये लास्ट था। तो आप समझ सकते हैं कि 7 साल तक या 6 साल, जो भी जितने भी साल हुए, 7 साल लगभग 2015 के बाद जो मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए दिए, वो वर्थ थे एक तरीके से देखा जाए। अभी जब मैं IBPS क्लर्क में सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने अपनी स्टोरी शेयर की। वैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, लेकिन हिम्मत जुटा के आज मैंने मॉर्निंग में, आज मैं जल्दी भी उठ गया था, तो हिम्मत जुटा के मैंने अपनी स्टोरी शेयर की। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी हिम्मत ना हारें किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपका मन नहीं कर रहा, जैसे मेरा प्रिपरेशन में जैसे मेरा जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, गेट का एग्ज़ाम जो क्लियर हुआ था, उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे नहीं करना ये चीज़, तो मैंने नहीं की। उसमें मैंने स्विच कर लिया, बैंकिंग पे स्विच कर लिया, जॉब पे स्विच कर लिया। लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे, बहुत सी चीज़ें घटित होगी, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी और आती रहती है। तो आपको उनसे हारना नहीं है यार। ये चीज़ जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम में नहीं, बैंकिंग एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है, या बैंकिंग में वैकेंसी कम आ रही है, ये सब देखो बहाने हैं। बैंकिंग में वैकेंसी कम आना, या फिर हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, हम 1-2 मार्क्स से रह गए। सबसे बड़ा ये कि हम 1-2 मार्क्स से रह गए। भाई 1-2 मार्क्स से क्यों रहे? क्योंकि वो कट ऑफ था ना, कट ऑफ से नीचे आए मतलब आप बाहर है, कट ऑफ से ऊपर आए, आप 1-2 मार्क्स कम आए, वो मैटर नहीं करता। आप क्लियर हुए वो मैटर करता है, रिज़ल्ट मैटर करता है। तो इन चीज़ों से भागना नहीं, रिज़ल्ट से भागना नहीं। लोग रिज़ल्ट से भागते हैं कि यार मैं कैसे बताऊँ, मैंने हर रिज़ल्ट मेरे पेरेंट्स को बताया, हर किसी को बताया। तो फेलियर से डरना थोड़ी ना, आपका समय नहीं होगा, आपका टाइम नहीं होगा वो अभी, आप बस आगे बढ़ते रहिए ना। आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, आप क्या नहीं कर सकते उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, या जो नहीं हो सकता उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो होगा ही नहीं ना। अभी जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो होगी ही नहीं, तो उसके बारे में सोचने से क्या मतलब। आप अपने आगे बढ़िए और जो हो सकता है उसके बारे में सोचिए। देखिए कभी भी आपको प्रॉब्लम आए ना, तो एक चीज़ कीजिए, आप हर चीज़ के 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 चीज़ें होती है, 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है या तो वो होगा, दूसरा रास्ता होगा या तो वो नहीं होगा। बस आप फाइंड आउट कर लें वो होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आप दूसरी चीज़ पे चले जाइए, और अगर होगा तो फिर आप वो चीज़ को करिए। देखिए बहुत से एजुकेटर्स है, बहुत से लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, बहुत से मैं नाम गिना सकता हूँ। एक सर है जो पंजाब नेशनल बैंक के हैं, है ना, अनिल अग्रवाल सर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं।
और वाकई में उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो लोग भी अजीब से बता देते हैं, तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, अपने दिल को फॉलो करो। मुझे भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं था, सिर्फ मेरी स्टोरी शेयर करना चाहता था जो मैंने की, जो मैं करना चाहता था और मैं कर सकता था तो मैंने की। अगर नहीं कर सकता था तो नहीं करता। तो इसी नोट पे कि आप प्रॉमिस करेंगे कि आप आगे से कभी डिप्रेस नहीं होंगे, उस चीज़ को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कि किसी भी पॉइंट, अगर वो जॉब में है या नहीं है, क्योंकि जॉब में भी होने के बाद भी है ना, पता है लोग डिप्रेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि डिप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी आप रहोगे, डिप्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आपको उससे फ़ाइट करना है, आपको खुश रहना है। मेन तो आपकी खुशी है, क्योंकि लाइफ कब ख़त्म हो जाए ना बचे वो कोई भरोसा नहीं है। तो आपको बस अपने रास्ते पे और रास्ते को एंजॉय करना, जर्नी को एंजॉय करना है। आपको ऐसा नहीं कि मतलब रिज़ल्ट से फेल होने से डरने की ज़रूरत है, ठीक है। और अभी कभी आपको ऐसा लगे कि आपको बात करना किसी हिस्से से जो आपका पहचान का नहीं हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप शेयर करना चाहते हैं लेकिन अपने पहचान वाले से नहीं शेयर करना चाहते, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे दे दूँगा। आप बाकायदा आप 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे के बाद, मैसेज तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद आप कॉल भी कर पाएंगे। मैं अगर आपका मैसेज लिख के विन कॉल की टेलीग्राम कॉन्टैक्ट डिटेल दूँगा तो वो ऑन कर दूँगा, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, बेधड़क बात कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ एक चीज़ करना, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना और अगली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी को अच्छे से देना और खुश रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।